हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज हम अपनी यूनिट सेकंड भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेकंड के अंदर मेन चीज़ क्या है जो आपकी है वो हिंदू मैरिज एक्ट है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955। एक एक्ट क्या होता है, एक अधिनियम क्या होता है, उसके अंदर रूल्स दिए होते हैं। अगर आप उन रूल्स को नहीं मानेंगे तो गैर कानूनी हो जाता है। जो कानून अपना है वो एक्ट के अंदर लिखा होता है धारा पर धारा, मतलब हर एक धारा को 1 2 3 नंबर नाम दिए हुए होते हैं। हम उनको धारा 1, धारा 2, धारा 3 इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो एक्ट के अंदर अपना हिंदू अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर अपन पहले ये देखेंगे कि अपनी जो मैरिज है वो एक तरीके से उसका नेचर क्या है। सबसे पहली बात तो ये देखेंगे और फिर दूसरा अपना सब्जेक्ट है, अपना टॉपिक है कि अपनी विवाह के शर्तें क्या है। ठीक है, वैध शर्तें विवाह की क्या क्या है वो चीज़ हम इसके धारा के अंदर देखेंगे। पहले तो हमारी मैरिज का नेचर क्या है। नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। आप हिंदू मैरिज का एक नेचर आप जस्ट ऐसे नहीं बता सकते कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है या फिर एक धार्मिक है। इस तरीके से डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते। अपना जो हिंदू मैरिज का क्या है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पहले हम समझेंगे। अपने हिसाब से जो शादियाँ हैं वो एक तरीके से जन्म जन्मांतर का आपका साथ होता है। ये टूटना, इसका विवाह विच्छेद होना, मतलब विच्छेद का मतलब क्या होता है, विवाह विच्छेद का मतलब होता है डाइवोर्स। डाइवोर्स होना आपका इतना आसान बात नहीं होती। अगर कोई शादी करता है तो उसके उन्हें अर्धांगिनी बुलाया जाता है कि दूसरे का आधा हिस्सा, मतलब पति का वो अपने आधा हिस्सा होती है। ये एक तरीके से पवित्र संस्कार माना जाता है। अपने क्या बोलते हैं हिंदुओं में अपना शादी एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इसका सिर्फ अपने को विवाह अपना जीवन व्यतीत करना ही नहीं, इसको एक तरीके से धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य को पूर्ण करने के लिए भी शादी करना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा अपने पति को भरतार बोलते हैं। भरतार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पत्नी का भरण पोषण करता है, इसलिए पति को भरतार बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो पत्नी जो होती है वो लक्ष्मी होती है, क्योंकि वो ध्यान रखती है आपके घर का और ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अपना टोटल आपका जो क्या बोलते हैं, एक तरीके से विवाह आपका संस्कार है या फिर अनुबंध है। ये 2 चीज़ें आती हैं नेचर के अंदर। तो अपना जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अनुबंध ही है और संस्कार भी है। संस्कार तो क्यों है, जैसे अभी अपनी बात की कि सिर्फ एक संतान पैदा करना या अपना विवाह आगे बढ़ाना, ये चीज़ें अनुबंध के लिए ही अपना विवाह नहीं होता, उसके आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य भी होते हैं। आप सभी को जैसे पता है कि बिना शादीशुदा जोड़ा हवन नहीं कर सकते, ऐसे ही पूजा नहीं कर सकते। तो वो चीज़ों के लिए हमें एक तरीके से शादी करना भी एक धार्मिक कार्य है। ठीक है, अब अनुबंध कैसे है? अनुबंध की कुछ शर्तें हैं, जैसे आप सभी को पता है कि मेजर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट आप उसको बोलेंगे, तो मेजर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। शादी के लिए क्या एज है? लड़की की 18 ईयर्स एज है फीमेल के लिए, और मेल के लिए आपकी 21 साल है, मतलब दोनों मेजर हैं। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी हुई। दूसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए आपके? आप साउंड माइंड के होने चाहिए, मतलब आप स्वस्थ चित्त होने चाहिए। ठीक है, स्वस्थ चित्त होनी चाहिए, विपरीत नहीं होने चाहिए। तो सेकंड कंडीशन आपकी ये फुलफिल हो गई।
तीसरी चीज क्या है कि अनुबंध जो है वो आपका एक तरीके से विवाह विच्छेद का प्रावधान दिए हुए संपत्ति वगैरह इतना जरूरी नहीं होता, तो वो आपके एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है भी और नहीं भी। नहीं क्यों नहीं है कि नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखेंगे? नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो आपके सपिंड है आप उनके साथ शादी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो प्रोहिबिटेड रिश्ते हैं, उन लोगों के साथ आप शादी नहीं कर सकते। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन नहीं है, ये अलग से अपनी इसकी अनुबंध की मतलब क्या बोलते हैं शादी की कंडीशन है। तो ये वाले रिश्ते जो हो गए आपके। इसके बाद में एक और चीज़ है कि अगर कोई माइनर की शादी होती है तो उसको आप मतलब अगर एज की शादी होती है तो उसको आप शून्य करार न देके उसको शून्य करनी बोलते हैं। ठीक है, शून्य नहीं होती ये, और ये शून्य करनी होती है। ये चीज हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से आप देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं भी है। और हमारे फेमस जो ऑथर है आपके पारस दीवान, उनकी बुक्स हैं अपने काफ़ी सब्जेक्ट्स की उन्होंने बुक्स लिखी हैं। ऐसे ही उन्होंने अपनी पारिवारिक विधि पे भी एक बुक लिखी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, पारस दीवान जी ने क्या बोला कि हिंदू विवाह आपका डॉक्टर पारस दीवान उन्होंने बोला कि हिंदू विवाह न ही संस्कार रहा है और न ही संस्कार रहा है और न ही अनुबंध रहा है। इसमें दोनों का आभास होता है। तो इसमें क्या चीज देखी गई कि दोनों चीज की कंडीशंस आपके हिंदू विवाह में है। कुछ कंडीशंस हैं जो सिर्फ संस्कार की है आपके, तो वो संस्कार पूरी तरीके से संस्कार भी नहीं है और पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। इसमें दोनों की जो कंडीशंस हैं वो आती हैं। तो हिंदू विवाह आपका एक तरीके से ना तो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही पूरी तरीके से संस्कार है। ये दोनों की कंडीशंस शो करता है, दोनों के आपके वैलिडेशन शो करता है। ठीक है, तो ये आपका हमने देख लिया कि हिंदू मैरिज एक्ट की आपकी क्या बोलते हैं नेचर क्या है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे अभी कि इसकी वैध शर्तें क्या क्या थे। तो धारा अभी मैंने जैसे बताया कि धाराओं में बात करेंगे तो धारा 5 के अंदर आपकी वैलिड कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशंस फॉर मैरिज। वैध विवाह की शर्तें दी हुई हैं आपकी। ठीक है, ये आप ऐसे लिखें, कंडीशंस फॉर वैलिड मैरिज। ओके, कंडीशंस फॉर वैलिड मैरिज दी हुई है, वैध विवाह की शर्तें दी हुई हैं। ये कुल 5 शर्तें हैं जो कि हम देखेंगे जो इसमें धारा 5 के अंदर दी हुई है। सबसे पहली आपकी जो शर्त है कि जो भी शादी कर रहा है उसकी जीवित कोई पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। जिस समय कोई शादी कर रहा है दोनों पक्षकार का कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। किस समय? जिस समय शादी कर रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं। अगर कोई वाइफ या हस्बैंड जीवित है उनका तो उनको फिर आप नहीं मानेंगे। तो हमने देखा कि
पहली कंडीशन क्या है कि दोनों में से किसी पक्षकार का कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। सेकंड आपकी कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई भी आपका विकृचित नहीं होना चाहिए। विकृचित नहीं होना चाहिए मतलब मानसिक रूप से उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मानसिक रूप से पीड़ित न हो, ठीक है। दोनों में से मानसिक रूप से कोई पीड़ित न हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि उनको समझ में ही नहीं आए कि उनके साथ क्या हो रहा है, या फिर उनके आगे चल के वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, ठीक है। तीसरी आपकी कंडीशन क्या है, जैसे आप सभी को पता है कि फीमेल या स्त्री की आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे ऊपर, या 18 या 18 से ऊपर, ठीक है। और पुरुष की आयु, मेल की आयु आपकी 21 या 21 से ऊपर होनी चाहिए। ये आपकी तीसरी कंडीशन है, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या है कि ये हम कल अपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके सपिंड कौन होते हैं और प्रोहिबिटेड कौन होते हैं वो। तो चौथी कंडीशन आपकी क्या है कि जो दोनों है वो कोई सपिंड में नहीं आनी चाहिए। सपिंड नातेदारी में न हो, ठीक है, नातेदारी में न हो। हिंदी इंग्लिश में भी इसको सपिंडा ही बोलते हैं, सपिंडा रिलेशनशिप, ठीक है। सपिंडा रिलेशनशिप में भी नहीं होने चाहिए वो लोग। अगर उनका इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर उनके रीति रिवाज या प्रथाएं ये चीज़ अलाउ करती हैं तो वो अलाउ होगा, ठीक है। पांचवा और लास्ट कंडीशन क्या है आपकी, पांचवी और लास्ट कंडीशन ये है कि जो आपके दोनों पक्षकार जो रहेंगे वो दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है। पांचवा कंडीशन क्या है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में दोनों का न हो, मतलब कि आपका दोनों ऐसे रिश्तों में नहीं होने चाहिए जो कि आपका बंध है, प्रतिबंध है, ठीक है। प्रतिबंध नातेदारी में नहीं आते हो। हाँ, इसमें भी वही सेम कंडीशंस आपकी न आते होने नहीं चाहिए। ये कंफ्यूज मत ना कभी हो जाए, होने नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि आपका वो जो लोग हैं वो दोनों उनकी रूढ़ियाँ या उनकी प्रथाएं ऐसी चीज़ अलाउ न कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो क्या बोलते हैं, साउथ में ऐसा है कि बुआ के बेटे की और मामा के बेटे की शादियां हो जाती हैं। ऐसे कुछ ऐसे आपके अपनी जो एरियाज होते हैं जहाँ पे ये चीज़ अलाउ होती है, तो अगर उनकी प्रथाएं और उनकी रूढ़ियाँ ये चीज़ अलाउ कर रहे हैं तो उसको अलाउ मानेंगे। बाकी अगर जहाँ अलाउ नहीं है तो सपिंड और प्रोहिबिटेड रिलेशंस को छोड़ के वो शादी कर सकते हैं। तो ये हमारी धारा 5 के अंदर ये हमारी सारी की सारी वैलिड कंडीशंस थी। अब हम आगे देखेंगे इसके अंदर एक आपका केस देखेंगे, देवी रमा बनाम गंगावा, ठीक है। बनाम गंगावा, ठीक है। देवी रमा बनाम गंगावा। इसमें न्यायालय ने यह कहा कि जो प्रतिबंध है वो क्या बोलते हैं, इसमें क्या हुआ था कि जो मृतक था उसने सी से विवाह किया था, ठीक है, और बाद में ये मर गया था। मतलब सी का विवाह एक और प्रतिवादी से हुआ था, ठीक है, और इन लोगों का डाइवोर्स नहीं हुआ था। तो इन दोनों का
जो मर्तक था उसने बाद में संन्यास ले लिया था और इन्होंने पहले ही शादी कर ली थी। संन्यास लेने के बाद सी ने प्रतिवादी से शादी कर ली थी। तो क्या हुआ था, प्रतिवादी से जब शादी की थी तो उसमें ये चीज बोली गई कि जो ये न्यायालय ने ये बोला कि इनके साथ जो उनका डाइवोर्स था, मतलब विवाह विच्छेद जो था, वो एक तरीके से विधिमान्य नहीं था और दोनों को इस शादी को वैलिड नहीं माना गया। ठीक है, ये हमारा एक केस था। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट आपका धारा 7 आती है। धारा 7 में कुछ ऐसी कंडीशंस दी हैं जो कि अलग है, कुछ और शर्तें दी गई हैं, जैसे कि ऐसी कोई कंडीशंस जो कि आपके क्या बोलते हैं, धारा 7 ऐसी और शर्तें जो कि आपकी प्रथाएं या फिर रूढ़ियों में अलाउ है, तो वो सारी भी आपकी शादियों में होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सप्तपदी का, मतलब जो आपके साथ फेरे का जो करते हैं, तो ये हर जगह नहीं होता। जैसे सिखों में 7 फेरे नहीं लिए जाते, उनकी कंडीशंस अलग होती हैं, बाकी औरों की अलग होती है। हमारे हिंदुओं की जो नॉर्थ वाले हैं उनमें क्या होता है, अग्नि के साथ अपन 7 फेरे लेते हैं, तो वो चीज़ें अलग अलग है। तो जरूरी नहीं है कि सप्तपति हुआ तो ही आपकी शादी वैलिड होगी, अगर सप्तपति नहीं हुआ तो फिर आपकी शादी वैलिड नहीं होगी। ये कंडीशंस जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ ये एग्जांपल दिया है कि जो जो चीज़ आपकी जिस तरीके से आपका विवाह होता है प्रथाओं और रूढ़ियों के हिसाब से, तो वो प्रथाएं और रूढ़ियाँ भी होनी आपकी ज़रूरी है, तभी एक वैलिड शादी को माना जाएगा। ठीक है, ये आपका धारा 7 बोल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट धारा जो आती है आपकी, वो धारा 8 आती है, और धारा 8 के अंदर रजिस्ट्रीकरण है। मतलब जो आपकी शादी हुई है उसको आप कोर्ट में जाके रजिस्ट्रार के सामने जाके उसको आप रजिस्ट्रीकरण करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे। ठीक है, तो ये जो धारा है, जो आपके 8 वाली धारा है, ये एक तरीके से अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन इसमें हाँ ये कंडीशन है कि आपको करवानी चाहिए, और इस चीज़ के आगे जैसे कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उसमें फायदा होता है। ठीक है, एक केस है इसमें कंगावली बनाम सरोज, तो इसमें ये बोला गया कि इसको रजिस्ट्रीकरण को हर राज्य को कंगावली बनाम सरोज, इसमें ये न्यायालय ने बोला कि रजिस्ट्रीकरण को हर एक राज्य में अनिवार्य बनाना चाहिए। ये एक तरीके से रिकमेंडेशन दिया उन्होंने। एक और केस है हमारा श्रीमती सीमा बनाम क्या है, अश्वनी कुमार, श्रीमती सीमा बनाम अश्वनी कुमार। इसमें भी यही बोला गया कि अपने राज्य को, हर राज्य को अपना क्या बोलते हैं लोन निकालना चाहिए और विवाह को रजिस्ट्रीकरण करवाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट होंगे, ये भी पता चलेगा कि किन लोगों का विवाह हुआ है और कौन कौन मतलब अविवाहित है, और वो चीज़ थोड़ा सा बाईगैमी और ये चीज़ें बाकी अपराध हैं उनसे क्या बोलते हैं थोड़ा राहत मिलेगी। और बाकी आपका जो ये रजिस्ट्रीकरण है ये काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में और काफ़ी चीज़ों में चाहिए होता है, इसलिए अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आज ये देख लिया कि अपनी शादी का नेचर कैसा है, हिंदू मैरिज एक्ट में नेचर ऑफ मैरिज कैसा है। ठीक है, उसके बाद में वैलिड शर्तें देख ली धारा 5 के अंदर, फिर हमने धारा 7 के अंदर और रूढ़ियाँ और प्रथाएं देख ली जो कि आपकी ज़रूरी होती हैं, और फिर धारा 8 के अंदर हमने रजिस्ट्रीकरण देख लिया। अब हम कल आगे पढ़ेंगे इससे।